सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, समाकलन। पिछली क्लास में आपने डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के थोड़े थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा। अब उसके गुणधर्मों पर आते हैं। द्विसमाकल के गुणधर्म, जैसे जो सिंगल लाइन इंटीग्रल करते थे उसमें गुणधर्म थे, ऐसे ही थे। उसमें क्या था, जैसे दो इंटीग्रल का सम ले लिया आपने, तो वो इंटीग्रल दोनों फलनों के सम के योग के बराबर जो समाकल आता था उसके बराबर आ जाता था। जैसे देखते हैं अपन, डबल इंटीग्रेशन f1x, y प्लस f2x, y dA ओवर द रीजन A। पहले भी ऐसा लिखते थे, पहले लाइन इंटीग्रल में लिखते थे। लाइन इंटीग्रल में क्या लिखते थे, देखो वहाँ इस तरह था, इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x dx लिमिट a टू b। तो किसके बराबर आ जाता था ये, इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx लिमिट फ्रॉम a टू b प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx लिमिट फ्रॉम a टू b। यानी कि दो फलनों के योग का समाकल उन दोनों के अलग अलग समाकलन के योग के बराबर होता था। एक ही रीजन में a टू b, वहाँ लाइन इंटीग्रल था a टू b, तो यही यहाँ लिख दिया है। यहाँ डबल इंटीग्रेशन के लिए लिख रहे हैं, क्या लिखा, डबल इंटीग्रेशन f1 ऑफ x, y प्लस f2 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन a। ये किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रेशन f1 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन a प्लस डबल इंटीग्रेशन f2 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन a। ये आ गया। और दूसरा एक और देखते हैं प्रॉपर्टी इसकी, डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x by dA ओवर द रीजन a। अब जो रीजन दे रखा है वो सपोज रीजन ये है, ये सारा रीजन a है। अगर इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, दो पार्ट में कैसे, जैसे ले लिया एक रीजन तो ले लिया A1 यहाँ तक, और एक रीजन ले लिया A2। ये रीजन आपका A1 हो गया, और ये सेकंड रीजन ये A2 हो गया। और A1 प्लस A2 कर देंगे तो वो A के बराबर आ जाएगा। जैसे अपन डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ते थे, थर्ड प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ते थे, देखो मैं उसको लिखता हूँ यहाँ। थर्ड प्रॉपर्टी आप पढ़ते थे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट फ्रॉम a टू b। ये किसके बराबर होता था, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट फ्रॉम a टू c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx लिमिट फ्रॉम c टू b। ए से बी तक इंटीग्रेट करना होता था तो पहले ए से सी तक कर लिया, फिर सी से बी तक कर लिया। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ है। यहाँ डबल इंटीग्रल है, इस रीजन ए के ऊपर हो रहा है तो रीजन ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले लिख लिया अपन ने डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x, y dA ओवर द रीजन A1 प्लस डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x, y dA ओवर द रीजन A2। यानी रीजन A को आपने दो रीजन में डिवाइड कर लिया, A1 और A2 में। तो पहले आपने क्या किया, A1 पर इंटीग्रेट कर लिया और फिर दूसरी बार A2 पर इंटीग्रेट कर लिया। तो जो सामान्य प्रॉपर्टी थी उसी तरह से वही प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं आप। द्विसमाकल के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रेशन f1 ऑफ x by प्लस f2 ऑफ x by dA ओवर द रीजन A। तो पहले लिख दिया डबल इंटीग्रेशन f1 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन A प्लस डबल इंटीग्रेशन f2 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन A। सेकंड प्रॉपर्टी, डबल इंटीग्रेशन f1 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन A। फिर रीजन A को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जैसे पीछे बताया था। तो पहले f(x, y) का इंटीग्रल A1 रीजन पर प्लस डबल इंटीग्रेशन ऑफ f(x, y) dA ओवर द रीजन A2। तो यानी कि एक रीजन को दो, अगर एक रीजन को तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया होता, जैसे ये रीजन है, पूरा रीजन A1 है, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, तब क्या करेंगे, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
ये हो गया। फिर आपको इस तरह से ले सकते हैं, ये तीसरा रीजन हो गया। तो इसको 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं आप, यानी कि ये डबल इंटीग्रेशन f1 ऑफ x, y dA ओवर द रीजन A। अब ए रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो इसको 3 इंटीग्रल के सम के रूप में लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x बाई dA ओवर द रीजन A1। f1 ही फंक्शन, f1 नहीं है, f ही फंक्शन है तो f लिखते हैं, प्लस डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x बाई dA ओवर द रीजन A2 प्लस डबल इंटीग्रेशन f ऑफ x बाई dA ओवर द रीजन A3। तो इस तरह से और भी ज़्यादा इंटीग्रल हो उनमें भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात हुई। फिर आगे बढ़ते हैं, द्विसमाकलन का मान ज्ञात करना, टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल। तो अपन लेके चलते हैं आप कि सपोज फंक्शन f(x,y) दे रखा है और रीजन A है, रीजन A पर फलन f(x,y) का द्विसमाकलन ज्ञात करना है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये रीजन A है, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गई। 2 बार बना लेता हूँ, इधर भी बना लेते हैं इसे। ये आपका रीजन A है। तो जैसा स्टार्टिंग में परिभाषा में लिया था, पहले उसको जो भी रीजन दे रखा होता है उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो अपन आसान तरीका लेते हैं, पूरी रीजन को अपन निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाएं लेते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। जैसे ये लिया आपने, पहले एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं लिख ली, फिर वाई अक्ष के समांतर रेखाएं ले ली, उससे ये डिवाइड हो गया। इसी तरह से यहाँ ले लेते हैं, निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखाएं ली और उससे अपन ने पूरे रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया। और 2 रेखाएं ली जो इनको स्पर्श करती हैं। जैसे यहाँ देखते हैं आप, ये वाई अक्ष के समांतर रेखाएं ली, ये पॉइंट तो ई पॉइंट हो गया। इसी तरह से एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं भी ले लेते हैं, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं ली, ये वाला पॉइंट हो गया ई, ये वाला पॉइंट हो गया एफ, और ये वाला पॉइंट हो गया जी, और ये वाला पॉइंट हो गया एच। इसी तरह से यहाँ भी ले लेते हैं, ये वाई अक्ष के समांतर 2 स्पर्शियाँ और ये एक्स अक्ष के समांतर 2 स्पर्शियाँ। ये वही वाला पॉइंट ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। अब दोनों इंटीग्रल को 2 तरह से लिखते हैं। एक बार तो क्या है कि पहले ये ऊपर जैसे वाई अक्ष के समांतर जो स्ट्रिप लिए उन कॉलम को, जैसे एक कॉलम आपने ये ले लिया, एक छोटा सा एरिया लिया, पहले इसको ऐड कर लिया और फिर इसके ऊपर वाले जो आ रहे हैं, ऊपर ये जो भी पूरे रेक्टेंगल आ रहे हैं उनको अपन जोड़ते जाएं। यानी कि पहले तो वाई अक्ष के समांतर स्ट्रिप ले लें और फिर एक्स अक्ष के समांतर वाली लें। यानी कि पहले ये वाई अक्ष के समांतर जो कॉलम बन रहे हैं, कॉलम में छोटे छोटे एरिया और एक के ऊपर एक एरिया लेंगे तो इसका एरिया आएगा, फिर सारा जोड़ेंगे। तो इस स्थिति में कब लेते हैं, तब वाई वेरिएबल होता है। जैसे इंटीग्रल में लिख देता हूँ आपको, डबल इंटीग्रेशन f(x) बाई dx dy। तो यहाँ जब अपन पहले ये वाले जो वाई अक्ष के समांतर कॉलम बन रहे हैं, पहले इनका एरिया ले रहे हैं तो वाई वेरिएबल एज्यूम करते हैं। और वाई वेरिएबल है तो वाई का मान नीचे वाले कर्व से, नीचे वाले कर्व में बाउंड्री बना रहा हूँ ग्रीन कलर की, ये नीचे वाला कर्व हो गया कौन सा, ई एफ जी। और ई एफ जी से वाई का मान ऊपर वाले कर्व तक जाएगा। ऊपर वाला कर्व ये रहा, ये है आपके पास ई एच जी। मान लेते हैं ऊपर वाले जो कर्व की इक्वेशन है, ऊपर वाले कर्व की इक्वेशन तो है ये वाला जो इक्वेशन, ये है y बराबर f2x, और नीचे वाले कर्व की इक्वेशन जो है ग्रीन कलर से दिख रही है, ये है y इक्वल टू f1x। तो जब अपन पहले y अक्ष के समांतर स्टेप ले रहे हैं, इनका एरिया जोड़ेंगे, फिर सारे स्टेप जोड़ लेंगे तो कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो इस केस में तो क्या करते हैं अपन, y को वेरिएबल लेते हैं और y का मान नीचे वाले कर्व से
ऊपर वाले कर्व तक जाता है, f1x से f2x तक, और x का मान लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक जाता है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये वाली लाइन है, ये x इक्वल टू a है, और ये वाली लाइन x इक्वल टू b है, तो a से b तक जाएगा x का मान। ये कब लिया आपने? पूरे रीजन को डिवाइड किया, छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला, फिर इसके ऊपर वाले लिखे, यानी कि बाई अक्ष के समांतर जो स्ट्रिप है पहले वो ली। इस केस में बाई वेरिएबल होगा, और बाई वेरिएबल होगा तो बाई का मान नीचे वाले वक्र से ऊपर वाले वक्र तक जाएगा, और x कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ जो दो रेखाओं के बीच में जो x की बिट थी डेल्टा x वो कांस्टेंट था, तो जब x कांस्टेंट होगा तो x का मान लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक, यानी कि x बराबर a से x बराबर b तक गया। अब इस पर आते हैं। अब इसमें अपन किस तरह से करते हैं? एक रेक्टेंगल जैसे ये ले लिया आपने, इसका एरिया, अब इसके साइड में जो हैं ये वाले, यानी कि जो x अक्ष के समांतर स्टेप बन रही है पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, और इसी तरह फिर सारी स्टेप जोड़ के सारे एरिया आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में x वेरिएबल होगा, यानी मैं दोबारा लिखता हूँ उसी इंटीग्रल को, ये डबल इंटीग्रेशन f(x) बाई डी, वहाँ लिखा था dx dy, यहाँ लिखेंगे dy dx। अब dy dx लिखा है तो x वेरिएबल है, और x का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक जाएगा। अब बायां कर्व कौन सा है इसमें? बायां कर्व ये रहा, h से लेके h e f तक, h e f। तो ये बाउंड्री बना देता हूँ मैं इधर, और यहाँ से बाएं वाले वक्र से दाएं वाले वक्र तक जाएगा। दाएं वाला वक्र कौन सा है? दाएं वाला वक्र हो रहा एच जी एफ। एक ही रीजन को दो तरह से अपन ने विभाजित किया है। एक बार तो लिखा है आपने dx dy लिखते हैं जब बाई वेरिएबल होता है। बाई वेरिएबल होता है तो बाई का मान नीचे वाली ब्रांच से ऊपर वाली ब्रांच तक जाता है। जो बाउंड्री है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहाँ इस केस में कैसा होगा? इस केस में dx dy तो fx बाई dy dx है, यानी कि x वेरिएबल है। x वेरिएबल है यानी कि पहले अपन ने जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है उनका क्षेत्रफल को ले रहे हैं और फिर ऊपर वाले लेंगे। तो यानी कि x का मान बाएं वाले कर्व से दाएं वाले कर्व तक जाएगा। बाएं वाला कर्व ये रहा ग्रीन वाला, तो इसकी इक्वेशन अपन ले लेते हैं x इक्वल टू फंक्शन ऑफ phi 1 y, और जो दायां वाला है उसकी इक्वेशन ले लिया है x बराबर f2 ऑफ y। तो x का मान तो कहाँ गया? यहाँ phi 1 y से लेकर phi 2 y तक, और y का मान लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक। लोएस्ट पॉइंट ये लाइन यहाँ टच कर रहा है, f ये है, यहाँ आपका y बराबर c है, और इस पॉइंट पर h पर y बराबर क्या है? d है। तो y का मान कहाँ जाएगा? c से लेकर d तक। तो यानी एक ही फलन को, फलन fx बाई है, उसको रीजन a दे रखा था, उस रीजन ए पर डबल इंटीग्रेट करना था। तो दो तरह से अपन ने कर लिया यहाँ पर। एक बार तो ऐसे किया कि पहले बाई अक्ष के समांतर जो स्टेप थी पहले उनका एरिया लिया, इसी तरह की सारी स्टेप जोड़ते जाएंगे तो कंप्लीट उस एरिया पर फलन का मान आ जाएगा, फलन के द्विसमाकल का मान आ जाएगा। और एक बार दूसरा मेथड ये लिया कि पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का एरिया जोड़ेंगे, फिर सारी स्ट्रिप को जोड़ के कंप्लीट एरिया पर द्विसमाकल आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ? एक ही फलन का समान रीजन ए पर दो तरह से डबल इंटीग्रेट कर सकते हैं और दोनों इंटीग्रेट ये बराबर हैं। तो न्यूमेरिकल जब दे रखे होंगे तब इस तरह से करेंगे। अगर आपको लिमिट निकालनी है तो आपकी इच्छा पर निर्भर है कि dx dy वाला करते हैं या dy dx वाला करते हैं। dx dy वाले से क्या मतलब है कि जब पूरे रीजन को डिवाइड कर रहे हैं पहले अपन वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया लेंगे, फिर वर्टिकल स्ट्रिप सारे स्ट्रिपों को जोड़ के और पूरे फलन का इस रीजन पर समाकल आ जाएगा। और यह जब dy dx लिखेंगे तब क्या करेंगे? उस फलन का मान आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप पे लेंगे और फिर सारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को जोड़ देंगे तो पूरे एरिया पर फंक्शन fx/y का द्विसमाकल आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये करते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एवेल्यूएट डबल इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। समाकलन क्षेत्र x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 जो प्रथम पाद में स्थित है पर द्विसमाकल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy का मान ज्ञात कीजिए। अब देखें यहाँ क्या दे रखा है?
रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन समाकलन क्षेत्र x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये तो बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, आप जानते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होती है? ये लाइन रही जो दोनों एक्सिस को 1 ओरिजिन से 1 दूरी पर मिलती है। ये B पॉइंट 0,1 हो गया। ये आपने कौन सी लाइन ड्रॉ कर दी? x प्लस वाई इक्वल टू 1। लेकिन रीजन क्या था? रीजन कह रहा था प्रथम पाद में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका जो अंदर का रीजन है ट्राइंगल के वो भी आएगा आपका। कौन सा आएगा? देखो वो मैं रीजन बना देता हूँ। ये वाला रीजन रहा आपका, ये रीजन है। अब इसको अपन इंटीग्रेशन की बात करते हैं। हाँ, दिया समाकल ये रहा आपके पास, दिया समाकल गिवन इंटीग्रल, और यू कैन से डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। डी एक्स डी वाई लिखा है, इसका मतलब बाई वेरिएबल है। बाई वेरिएबल है तो बाई का मान लोएस्ट कर्व से ऊपर वाले कर्व तक जाएगा। अब लोएस्ट कर्व कौन सा है इसमें? ये रही आपकी एक्स एक्सिस। यहाँ कितना है? बाई बराबर 0 है। और ये ऊपर वाला कर्व कौन सा है? ये आपकी लाइन है। इस पर क्या है? यहाँ बाई बराबर 1 माइनस एक्स ये दे रखा है। तो बाई का मान तो ये हो गया। और x का मान कहाँ जाएगा? लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक। लेफ्ट हैंड कॉर्नर कौन सा? ओरिजिन, यहाँ 0 है। और राइट हैंड कॉर्नर कौन सा हो गया? a 1 है। तो अब यहाँ x की लिमिट आ गई आपके पास और y की लिमिट भी आ गई। y की लिमिट तो लिख दी आपने 0 to 1 माइनस एक्स, और x की लिमिट हो गई 0 to 1, ये हो गई। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। लिमिट दे रखी हो तब तो वही लाइन इंटीग्रल जैसा करते हैं। अब पहले y के सापेक्ष करेंगे, और चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। वाई वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स, और ये इंटीग्रेशन डी एक्स। नहीं लिखें तब भी उसी तरह से करना है। पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, पहले इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। अब जब y के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसको फिर x के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। हाँ, और अगर और क्लियर समझना चाहें तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये वाला तो क्या है? लिमिट, इसको ब्लू कलर से बना दिया मैंने, यानी ब्लू कलर के साथ कौन सा है? डी बाई। यानी पहले आप बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, राइट हैंड साइड वाला सिंबल है उसके लिए राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल, और इसको ऐसे लिख दिया तब भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो पहले बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं इसको। पहला साइन ऐसे ही रखा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई, प्लस बाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया बाई क्यू बाई 3, और लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब लगाते हैं एक्स स्क्वायर बाई एक्स की लिमिट लगा दी। बाई कितना है? 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1/3 1 माइनस एक्स होल क्यूब। अब एक्स के लिए, बाई के लिए 0 लगाया तो वो 0 हो गया डी एक्स। 0 पर तो वैल्यू 0 हो गई। अब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस एक्स क्यूब, और प्लस 1/3 1 माइनस एक्स होल क्यूब डी एक्स। लिमिट 0 to 1। अब सिंपली x का फंक्शन हो गया। एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का इंटीग्रल हो गया x4/4 प्लस 1/3 1 माइनस एक्स होल क्यूब। इसका इंटीग्रल हो गया 1 माइनस एक्स होल पावर 4/4 विद नेगेटिव साइन -1 से और डिवाइड होगा। x का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ हो गया। अब ये लगा दिया आपकी लिमिट 0 to 1। अब x बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1 पे कितना हो गया? 1/3 माइनस 1/4, ये माइनस 1/12 इंटू 0। ये तो x बराबर 1 पर वैल्यू हो गई। माइनस अब x बराबर 0 पर पहली टर्म से 0 आ गई, दूसरी टर्म से 0 आ गई, और यहाँ कितना हो गया? माइनस 1/12 इंटू 1 माइनस 0 होल पावर 4।
तो 1/3 माइनस 1/4 ये हो गया 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/12 2/12 यानी कि 1/6 आ गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। बिल्कुल रूटीन तरीके से इंटीग्रेशन किया आपने। सबसे पहले तो क्या किया, सबसे पहले तो आपने लिमिट कैलकुलेट की। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, समाकलन क्षेत्र x + y <= 1 जो प्रथम पाद में स्थित है पर द्विसमाकल डबल इंटीग्रेशन x² + y² dx dy का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन x² + y² dx dy ओवर द रीजन x + y <= 1 विच लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पहले आपने x + y = 1 लाइन ड्रॉ की, वो लाइन ड्रॉ हो गई। x एक्सिस को 1,0 पर और y एक्सिस को 0,1 पर मिल गई। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि x और y दोनों पॉजिटिव होंगे और x + y <= 1 था, तो ये ट्राइंगल बन गया OAB। इस रीजन पर आपको जो फंक्शन दे रखा है डबल इंटीग्रेट करना था। क्योंकि x² + y² ब्रैकेट dx dy लिखा हुआ था, इसका मतलब है कि y वेरिएबल है। y वेरिएबल है तो y का मान कहाँ जाएगा, जो भी अपने पास रीजन है उसके लोएस्ट ब्रांच से ऊपर वाले ब्रांच तक, नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक। तो x का मान 0 से लेके y का मान 0 से लेके 1 - x तक चला गया और x की वैल्यू लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक जो भी उसकी बाउंड्री है। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर तो ये लाइन दे रखी थी सीधी 0 0 ओरिजिन था, तो x = 0 और a पॉइंट पर x = 1, तो वो 0 से 1 x की लिमिट आ गई। अब जो डबल इंटीग्रेशन दे रखा था उस रीजन, जो भी रीजन दे रखा था उसकी आपने लिमिट ले ली। अब रूटीन तरीके से कर सकते हैं। पहले इसका y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, x² y प्लस y² का y³ और लिमिट लगा दी 0 to 1 - x। कैलकुलेशन कर ली इससे। कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गया x² - x³ प्लस 1/3 1 - x होल क्यूब ब्रैकेट क्लोज dx। अब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दिया, वो आसान, वही रूटीन तरीके से। इंटीग्रेशन ऑफ x² x³ माइनस x³ का इंटीग्रेशन x4/4 प्लस 1/3 1 - x होल क्यूब, इसका इंटीग्रल हो गया 1 - x होल पावर 4/4 इंटू -1 लिमिट 0 to 1। बस पहले x = 1 लगा दिया, -x = 0, सिंपल सी कैलकुलेशन 1/6 आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। इवेल्युएट द डबल इंटीग्रल x² y² dx dy ओवर द रीजन x² + y² <= 1। समाकलन क्षेत्र x² + y² <= 1 पर द्विसमाकल x² y² dx dy का मान ज्ञात कीजिए। अब समाकलन क्षेत्र कौन सा दे रखा है, x² + y² <= 1। ये आप पहले से जानते हैं, x² + y² = 1 उस सर्किल की समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 पर और रेडियस 1 है। ये बहुत अच्छी तरह से बहुत पॉपुलर सर्किल है और सभी को पता है। ये जैसे A पॉइंट हो गया 1,0 और ये नाम रख लेते हैं B पॉइंट 0,1। समाकलन क्षेत्र ये पूरा सर्किल है, ये आपका सारा सर्किल, ये समाकलन क्षेत्र हो गया। अब समाकलन क्षेत्र देखें, x और y दोनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, तो बजाय पूरे क्षेत्र में निकालने की अपन ऐसा करते हैं इसमें कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल लें और 4 टाइम्स कर देंगे। पहले तो पूरे क्षेत्र में निकाल लें, वो कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। अगर पूरे क्षेत्र में निकालना होगा तो y की वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, और नीचे वाली ब्रांच कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। देखो ये नीचे वाली ब्रांच हो गई, और नीचे वाली ब्रांच की इक्वेशन क्या आएगी, अगर इक्वेशन लिखेंगे इसका x² + y² बराबर 1 है, तो y² बराबर 1 - x², y बराबर हो जाएगा ±√1 - x²। x एक्सिस के नीचे है तो y नेगेटिव होगा और ऊपर है तो y पॉजिटिव होगा, तो यहाँ क्या आएगा -√1 - x²। और ऊपर वाली जो बाउंड्री दे रखी है, ऊपर वाली बाउंड्री ये रही आपकी ब्लू कलर से, ये ऊपर वाली बाउंड्री, इसकी समीकरण क्या आएगी, इसकी समीकरण भी लिख सकते हैं आप इसे। ये आ जाएगा y बराबर
प्लस साइन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और x की लिमिट कहाँ जाएगी फिर? x की लिमिट जाएगी लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक, मान लिया ये C पॉइंट है, -1, 0। तो द्विसमाकल एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर dx dy बाई वेरीज फ्रॉम -√1 माइनस एक्स स्क्वायर टू √1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x वेरीज फ्रॉम -1 to 1। तो एक तो ये है, इसको अपन कैलकुलेट कर लें, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये हुआ। अच्छा, अब इसको करने की, चलो एक बार पूरा कर लेते हैं फिर इसे। दिस इक्वल टू ये दिया समाकल है, अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। पहले आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई के रेस्पेक्ट में किया, या प्रॉपर्टी यूज कर लो। पूरा करने की बजाय प्रॉपर्टी यूज कर लें, कौन से कि इवन फंक्शन है इंटीग्रेंड, इवन फंक्शन है तो -a to a में अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ सेम फंक्शन लिमिट 0 to a हो जाता है। तो यहाँ कितना हो गया अपने पास, ये दोनों ही इवन फंक्शन है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, x वाली लिमिट को भी और y वाली लिमिट को भी, दोनों को ही अपन 2 टाइम्स कर सकते हैं। 2 × 2 ये इंटीग्रेशन 0 to 1 और ये 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर dx dy, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। और अगर इसमें अपन ने प्रॉपर्टी नहीं लगाई होती, इस तरह से लिमिट नहीं लगाई होती, पहले से ही फोर्थ मतलब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर लेते तब भी यही आता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके 4 गुना करना था आपको, तो ये 2 × 2 4 टाइम्स हो गया। प्रॉपर्टी से कर लिया तब भी, या डायरेक्ट अपन वही लिखते कि पहली क्वाड्रेंट पे लगाते। और पहली क्वाड्रेंट में लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाती, एक्स से यहाँ y बराबर 0 से y बराबर जो वहाँ लिखा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तक जाती, और x की लिमिट यहाँ 0 से 1 तक जाती। उस तरह से करते तब भी यही आया और अभी भी यही आ गया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 4 टाइम्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का किया y³ 3, x तो कांस्टेंट होगा, ये 0 to √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0 to 1। अब लिमिट लगा देते हैं, ये 4/3 0 to 1 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 कितना हो गया, एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3, यानी कि इसको आपने लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। -0 लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, dx ये आ गया। अब इस इंटीग्रल में क्या किया, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं अपन। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाएं, x बराबर साइन थीटा लिख देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू साइन थीटा, तो देयरफॉर dx बराबर cos थीटा d थीटा। लिमिट भी चेंज करनी होंगी, लोअर लिमिट क्या है 0, तो x बराबर 0 पर साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0। x बराबर 1 पर साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/2। तो बस ये लगा दिया। अब इसको चेंज कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखें 4/3 एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया आपने साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, तो cos³ थीटा। dx के लिए लिख दिया आपने cos थीटा d थीटा, और लिमिट 0 to π/2 हो गई। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा cos to the power 4 थीटा d थीटा लिमिट 0 to π/2। अब इसको बालीज फार्मूले से भी कर सकते हैं और गामा फंक्शन से भी कर सकते हैं। अपन ने बालीज फंक्शन उसमें पढ़ लिया था डेफिनेट इंटीग्रल के साथ, गामा फंक्शन अभी पढ़ने वाले हैं 1-2 दिन में, तब अपन देखेंगे। तो अब यहाँ बालीज फार्मूले से लगा देते हैं। अभी 4/3 2 - 1 1 से शुरू हुआ, 1 पर ही एंड हो गया। यहाँ 4 है, 4 - 1 3 × 1 3 से शुरू हुआ, नीचे 6 4 2 और इंटू π/2, क्योंकि दोनों इवन दे रखें। अब कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया π/24 आ गया। तो ये आंसर आ गया आपका। तो जो इंटीग्रल दे रखा था आपको डबल इंटीग्रेशन x² y² dx dy,
ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले आपने उसकी बाउंड जो कंडीशन दे रखी थी उससे लिमिट्स निकाली, लिमिट निकालने के बाद फिर प्रॉपर्टी से वो चेंज कर लिया और फिर सामान्य तरीके से पहले बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का इंटीग्रल हुआ एक्स स्क्वायर बाई क्यू अपॉन 3 और बाई की लिमिट्स लगाई। लिमिट लगाने के बाद आपके पास ये इंटीग्रल आ गया 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx और x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ आपने वैसे भी कर सकते थे बाई पार्ट्स, लेकिन उसको करने की बजाय आपने क्या किया, x बराबर साइन थीटा पुट कर दिया। x बराबर साइन थीटा पुट करने से ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा डी थीटा लिमिट 0 to π/2। अब इसमें बालीज फार्मूले लगा दिए, तो बालीज फार्मूले लगाने के बाद ये आ गया आंसर आपका π/24। तो इस तरह से ये हुआ। हाँ, अगर स्टार्टिंग से लिमिट दोबारा से देखें आप, स्टार्टिंग से क्या करते हैं, अपने पास ये फंक्शन, ये समाकलन क्षेत्र दे रखा था आपका, ये सर्किल का इंटीरियर पोर्शन था, ये पॉइंट था आपके पास 1,0 और ये वाला पॉइंट था आपके पास 0,1 और समाकलन क्षेत्र पूरे सर्किल का इंटीरियर था। अब उसको करने की बजाय अपन क्या करें, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते ये वाला क्षेत्र और 4 गुना कर देते, तब हो जाता। अब यहाँ क्या क्या काम आता आपके पास, ये जो लोअर बाउंड्री थी ये वाली, ये तो थी y बराबर 0 और जो ऊपर वाली बाउंड्री थी ये क्या बन जाती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 था, तो यहाँ y बराबर था आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो डबल इंटीग्रेशन कितना हो जाता, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन R, और R क्या था अपने पास, यहाँ पे R था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1, ये था। तो इसको आपने क्या किया फिर 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये आपने किस रीजन पर ले लिया, इस छोटे वाले रीजन पर। इसका मान लो R1 है, तो ये R1 लिख दिया। मतलब सिर्फ पहली क्वाड्रेंट में अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे और 4 गुना कर देंगे, क्योंकि पूरा क्षेत्र फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना क्षेत्रफल है उसका 4 गुना है, तो ये कर लिया। अब R1 में फिर लिमिट लगा दी आपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, बाई वेरीज फ्रॉम लोअर कर्व टू अपर कर्व। लोअर कर्व कौन सा है, y बराबर 0 और अपर कर्व कौन सा था, √1 माइनस एक्स स्क्वायर और x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट कर लिया था। अब डायरेक्ट लिख देते हैं π/24। तो यानी कि सेम वैल्यू इस तरह से ही अपन करते हैं, वहाँ डायरेक्ट लिमिट वो पूरी लिमिट लगाई थी। अब आगे बढ़ते हैं। समाकलन क्षेत्र x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 जो प्रथम पाद में स्थित है पर द्विसमाकल डबल इंटीग्रल x बाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात करो। इवेलुएट डबल इंटीग्रल x बाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन द पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। अब ये रीजन वही आ गया जो पहले क्वेश्चन में दे रखा था, लास्ट से पहले जो क्वेश्चन किया था। लाइन तो आपकी ये रही x प्लस वाई इक्वल टू 1, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वही पॉइंट लिख लेते हैं। ये पॉइंट 1,0, ये पॉइंट B ले लेते हैं आप, कोऑर्डिनेट 0,1 होंगे और समाकलन क्षेत्र कौन सा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला समाकलन क्षेत्र है आपका। तो देखें फिर लिमिट लगा देते हैं। अब ये तो आसान हो गया, डबल इंटीग्रल x बाई डी एक्स डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम लोअर कर्व टू अपर कर्व। लोअर कर्व पे क्या है, y बराबर 0 है, तो y की वैल्यू 0 से आ जाएगी कहाँ, 1 माइनस एक्स तक, और x की वैल्यू लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक। लेफ्ट में ओरिजिन है 0 0 है, तो x बराबर 0 और वहाँ a पॉइंट पर 1, तो आ गया ये 0 to 1। बस अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। पहले y के रेस्पेक्ट में कर लिया, x एज इट इज, y का इंटीग्रल किया वाई स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दिया आपने 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। y की वैल्यू रखते हैं 1/2 आउटसाइड रख लिया,
ये x और ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, माइनस 0 लिखेंगे, 0 पर 0 हो गया, dx लिमिट 0 to 1। हाँ, इसको देखा आपने, फिर 1/2 आउटसाइड, अंदर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स आ जाएगा, माइनस 2x यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, इनको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट 0 to 1, 1/2 एक्स का इंटीग्रल किया x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर का इंटीग्रल हुआ x क्यूब बाई 3 और x क्यूब का इंटीग्रल हुआ x4/4, लिमिट 0 to 1। अब देखें, लिमिट लगा देते हैं सभी में, 1/2 आउटसाइड, ये 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 माइनस 0 लिखेंगे तब 0, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4, तो देखें 1/2 प्लस 1/4 3/4 हो गया ये, तो 1/2 बाहर है, 3/4 माइनस 2/3, 9 माइनस 8 1/12 यानी कि 1/24 आ गया। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पहले आपने लिमिट कैलकुलेट की और लिमिट लगाने के बाद रूटीन तरीके से इंटीग्रेशन हो गया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। समाकलन क्षेत्र x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 1 जो प्रथम पाद में स्थित है पर द्विसमाकल डबल इंटीग्रल x बाई डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट द डबल इंटीग्रेशन x बाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट फॉर विच x प्लस बाई लेस देन इक्वल टू 1। तो बेहद आसान, पहले आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, x प्लस बाई इक्वल टू 1 बना लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y की वैल्यू y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस एक्स तक हो गई, x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, और ये पहले y के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट किया, x बाई y का y स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स, फिर y की लिमिट लगा दी आपने, तो क्या आ गया 1/2 आउटसाइड रख दिया, x इंटू 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और माइनस एक्स इंटू 0 वो वाली टर्म हटा दी। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर कितना आ जाता है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन आउटसाइड x और है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर दिया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3, एक्स क्यू का x4 बाई 4, जो सिंबल और कोफिशिएंट है वो एज इट से रखे, लिमिट लगा दी 0 to 1, आ गया 1/2 आउटसाइड, 1/2 माइनस 2/3 प्लस 1/4 और 0 पर 0 कैलकुलेट किया 1/24। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 9, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से प्रबद्ध क्षेत्रफल डबल इंटीग्रल x प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई का मान ज्ञात कीजिए। एवेल्युएट द डबल इंटीग्रल x प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी वाई ओवर द एरिया बाउंडेड बाई द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखें एलिप्स बहुत पॉपुलर एलिप्स है ये, तो आप ये एलिप्स बना सकते हैं। ओरिजिन पे सेंटर हो गया इसका, ये बाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A डैश है, ये वाला पॉइंट B और ये वाला पॉइंट B डैश। A के कोऑर्डिनेट हो गए -a,0 और A डैश के कोऑर्डिनेट हो गए a,0। जब dx dy लिखा है तो y की वैल्यू लोअर वाली बाउंड्री से ऊपर वाली बाउंड्री तक जाएगी। अगर लोअर बाउंड्री की बात करें तो कौन सा होगा, ये वाला कर्व होगा। इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इसकी इक्वेशन ले लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, तो यहाँ से लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज वाई बराबर प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इस पूरी बाउंड्री की बात करेंगे तो नीचे वाली जो बाउंड्री है उस पर तो बाई का मान क्या आएगा, बाई बराबर आएगा माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
और ऊपर वाली बाउंड्री पर बाई का मान कितना आएगा, बाई बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई की वैल्यू तो ये माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक होगी, और एक्स माइनस ए से ए तक जाएगा। तो बस यही ले लेते हैं। तो देयरफॉर गिवन डबल इंटीग्रल दिया द्विसमाकल किसके बराबर हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस बाई होल स्क्वायर डी एक्स डी बाई। बाई की वैल्यू कहाँ से जाएगी, माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, और एक्स कहाँ से जाएगा, माइनस ए से ए तक। अब इसको ऐसा करते हैं, अपन एक्सपेंड कर देते हैं, डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई डी एक्स डी बाई। बाई की वैल्यू नीचे तो थी आपके पास माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या है ये माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स फ्रॉम माइनस ए टू ए। अब लिमिट माइनस ए टू ए टाइप है, तो इंटीग्रेंड देखते हैं कोई ऑड फंक्शन तो नहीं है। एक्स स्क्वायर आपका इवन फंक्शन है, बाई स्क्वायर भी इवन फंक्शन है, लेकिन 2x बाई के लिए माइनस बाई रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, वो ऑड फंक्शन है, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ऑड फंक्शन है तो इसको हटा देते हैं। तो इंटीग्रल किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स माइनस ए टू ए, और यहाँ हो गया 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेंड में रह गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डी एक्स डी बाई। ये बचा। अब पहले एक्स बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, टू आउटसाइड इंटीग्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट इंटीग्रल माइनस ए टू है, सेकंड आप बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई, और बाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया बाई क्यू बाई 3। लिमिट लगा दी बाई वाली, 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी बाई। अब लिमिट लगा देते हैं आप। लिमिट लगाने के बाद क्या हुआ देखें, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, अब एक्स स्क्वायर बाई की लिमिट लगाएंगे, बाई क्या है बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो वाली टर्म आपने रहने दी। फिर नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 1/3 बाई क्यूब यानी बी क्यूब अपॉन ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, 0 से 0 हो जाएगा, तो वो वाली टर्म हटा दिया आपने, ये बचा। अब देखें इंटीग्रेंड में जहाँ जहाँ एक्स है सब एक्स की इवन पावर है, एक्स को माइनस एक्स रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि समफलन है। तो फिर ये माइनस ए टू ए को 2 टाइम्स 0 टू ए में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू ए, और ये पहले वाला बन गया बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डबल इंटीग्रल में चेंज कर देते हैं, ये डी एक्स आ गया, और प्लस ये आपका 2 टाइम्स था पहले से, तो 2 इंटू ये 2/3, ये हो गया आपके पास। अच्छा यहाँ भी इवन हुआ है तो ये 4/3 आएगा, बी क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 डी एक्स लिमिट 0 टू ए। दोबारा देख लेते हैं, 2 आउटसाइड था और माइनस ए टू ए लिमिट थी पूरे इंटीग्रेंड पर, तो वो 2 टाइम्स 0 टू ए कर दिया तो आगे 4 हो गया। 2 टर्म थी तो दोनों को अलग अलग 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। अब दोनों में अपन ऐसा करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसलिए अपन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, देयरफॉर डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से लिमिट भी चेंज कर देते हैं आप, लिमिट्स एक्स इक्वल टू 0 पर थीटा बराबर 0,
क्योंकि जब x बराबर 0 लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा 0, थीटा बराबर 0, और x बराबर a पर थीटा बराबर π/2। जब x बराबर a लिखेंगे तो साइन थीटा बराबर 1, थीटा बराबर π/2। तो ये लिमिट भी चेंज कर दी। अब इन दोनों इंटीग्रल को अपन चेंज कर देते हैं। हाँ देखें, फर्स्ट इंटीग्रल 4b/a इंटीग्रेशन x² के लिए क्या लिख दिया आपने, x बराबर a साइन थीटा है तो x² हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट a² माइनस x², अंडर रूट a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a cos थीटा हो गया। फिर dx को लिखा आपने a cos थीटा d थीटा, और लिमिट 0 से π/2 ये आ गया। सेकेंड इंटीग्रल देखते हैं फिर, प्लस 8/3 b³/a³, ये आउटसाइड है, अंदर रखा आपने x के लिए a साइन थीटा रखा, a² माइनस a² साइन स्क्वायर थीटा, a² कॉस स्क्वायर थीटा, पावर 3 है तो हो गया a³ कॉस क्यूब थीटा। फिर dx के लिए लिखा a cos थीटा d थीटा, और लिमिट 0 to π/2। अब ये 0 to π/2 में हो गया। एक बार और लिख देते हैं, फिर बालीज फार्मूले लगा देंगे। a² इंटू a4, तो ये हो गया बाहर आके 4a³ इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा d थीटा, लिमिट 0 to π/2। और फिर नीचे सेकंड वाला इंटीग्रल लिख दिया, a³ इंटू a⁴ है, नीचे a³ है तो a4 कैंसिल होके a रह गया, 8/3 ab³ इंटीग्रेशन ऑफ cos ⁴ थीटा d थीटा, लिमिट 0 to π/2। अब ये किया 4a³b, ये बालीज फार्मूला लगा दिया डायरेक्ट। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 - 1, 1 से स्टार्ट होगा, अगली भी 1, 4 इंटू 2, दोनों इवन है इसलिए π/2 ये आ गया। अब सेकंड वाली टर्म ली, 8/3 ab³ इंटीग्रेशन ऑफ cos ⁴ थीटा d थीटा, लिमिट 0 to π/2। ये तो याद है आपको, 3π/16 होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर एक स्टेप कर देता हूँ। ये 3 इंटू 1, नीचे 4 इंटू 2 इंटू π/2। अब देखें 2 इंटू 2 यहाँ हो गया तो 2 इंटू 2 4, ये यहाँ एक 2 गलत हो गया, ये 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 था, दोनों सेपरेट किए थे तो 2 इंटू 2 ही होगा, ये 2 यहाँ पे था और 2 उसका आ गया तो 4/3, यानी कि यहाँ भी कितना होगा, ये 4/3। तो ये 4/3, ये भी 4/3 और नीचे आएगा फिर 4/3। हाँ अब देखें 4 कैंसिल हो गया तो एक तो ए बी कॉमन आएगा, a³ b यहाँ है, वहाँ ab³ है, π/4 कॉमन आएगा, ये π/4 आ गया। तो पहली टर्म से क्या आया, a², देखिए 4 कैंसिल हो गया, π/4 और a³ ab π/4 कॉमन ले लिया पहली टर्म से, a² प्लस 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, π/4 बचा और यहाँ से ab³ π/4 कॉमन लिया तो b², यानी फाइनली ये आ गया πab/4 ब्रैकेट a² प्लस b²। बिल्कुल रूटीन क्वेश्चन है कि टिपिकल नहीं है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो लिखा था आपको एवेल्युएट द डबल इंटीग्रल x + y² dx dy ओवर द रीजन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये पॉपुलर कर्व है आपका, दीर्घवृत्त दे रखा था, दीर्घवृत्त की पूरी बाउंड्री को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, x एक्सिस के नीचे और ऊपर। x एक्सिस के नीचे आएगा y बराबर -b/a अंडर रूट a² माइनस x² और ऊपर आया y बराबर b/a अंडर रूट a² माइनस x²। तो y की वैल्यू लोअर कर्व से अपर कर्व तक और x की वैल्यू लेफ्ट हैंड वाले कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक, वो लगा दिया आपने। तो ये डबल इंटीग्रल कितना हो गया आपका, डबल इंटीग्रेशन
डबल इंटीग्रेशन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डी एक्स डी बाई वेरीज फ्रॉम माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस ए टू ए। इसको एक्सपेंड कर दिया आपने, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाई डी एक्स डी बाई। 2x बाई ऑड फंक्शन था इसलिए बाई की लिमिट आपने क्या कर दी 0 टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, और 2x बाई वाली टर्म का इंटीग्रेशन हटा दिया क्योंकि 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बाई के रेस्पेक्ट में किया एक्स स्क्वायर बाई, और बाई स्क्वायर का इंटीग्रल बाई क्यू अपॉन 3। रूटीन तरीके से आपने लिमिट लगा दी, और लिमिट लगाने के बाद फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 बी क्यू अपॉन ए क्यू ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 डी एक्स। अब फिर x के टर्म में ये इवन फंक्शन था तो आपने 2 टाइम्स 0 टू ए कर दिया और एक इंटीग्रल को 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। फिर देखा आपने अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपने x बराबर ए साइन थीटा पुट कर दिया, x बराबर ए साइन थीटा, उससे आ गया डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट चेंज हो गई आपके 0 से π/2। इतना चेंज करने के बाद ये बिल्कुल सिंपल इंटीग्रल, पहला वाला इंटीग्रल तो कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2, और सेकेंड इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 4 थीटा डी थीटा लिमिट 0 टू π/2। ये बालिज फार्मूले से डायरेक्ट वैल्यू थी, वैल्यू रख दी, सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन। ये आ गया आपका π/a/b अपॉन 4 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, रूटीन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार आप सॉल्व करेंगे फिर आंसर सहित याद रख लेंगे। तो इस तरह से आपने ये डबल इंटीग्रल कर रहे थे, उसमें आपने डबल इंटीग्रल की वैल्यू निकालना देखा, उसका मीनिंग देखा और कुछ क्वेश्चंस आपने किए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में करते हैं। सभी को नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। पिछली क्लास में आपने डबल इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा, उसमें लिमिट दे रखी हो तब आपने समाकलन का मान निकालना देखा, और लिमिट नहीं दे रखी हो तब समाकलन क्षेत्र दे रखा हो तब उसकी सीमाओं को निकाल कर फिर डबल इंटीग्रल का मान निकालना आपने देखा। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रल, द्विसमाकलन के क्रम में परिवर्तन। जो समाकलन क्षेत्र दे रखा है अगर उसकी सीमाएं कांस्टेंट हो तब तो क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, यानी कि जैसे ये है डबल इंटीग्रेशन fx बाई डी एक्स डी वाई ओवर द रीजन ए, और उस रीजन में बाई की लिमिट क्या दे रखी है, बाई बराबर सी से बाई बराबर डी, और x बराबर a से x बराबर b, और ये a और b कांस्टेंट हैं। यहाँ a b c d ऑल आर कांस्टेंट, सभी अचर हैं। तब इस इंटीग्रल को क्या लिख सकते हैं, इस इंटीग्रल को आप लिख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई डी बाई डी एक्स। एक्स की लिमिट लगा देंगे आप, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, और बाई की लिमिट लगा दी आपने बाई इक्वल टू सी बराबर बाई इक्वल टू डी। यहाँ एक और ध्यान रखने की बात है, जो समाकल्य एफ एक्स बाई वो पूरे क्षेत्र पर आपका कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। यहाँ समाकल्य इंटीग्रेंड, समाकल्य एफ एक्स बाई इंटीग्रेंड एफ एक्स बाई इज कंटिन्यूअस ओवर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। अगर ये सतत नहीं होगा तब काम नहीं करेगा, यानी इंटीग्रेंड एफ एक्स बाई इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर ये ए बी सी डी सभी कांस्टेंट है तब तो ऑर्डर चेंज करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ।
एग्जाम्पल डबल इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx dy y वेरीज फ्रॉम 0 to 2 और x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ये आपने क्वेश्चन पहले किया था, लेकिन मैंने दोबारा लिख दिया एक बार। इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर पहला मान याद है तो वो 5 के बराबर आया था, नहीं दोबारा कर लेते हैं। इसको पहले y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया, x का इंटीग्रल हो गया x बाई 2 का इंटीग्रल किया 2 बाई, लिमिट लगा दिया आपने 0 to 2 और dx। तो देखिए कितना हो गया, पहले y बराबर 2 लिखते हैं 2 1, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4 और 0 लिखेंगे तो सारा एक्सप्रेशन 0 हो गया। अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 2x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर, 4 का हो गया 4x, लिमिट 0 to 1, तो हो गया 1 प्लस 4 माइनस 0 यानी कि 5 आ गया। ये क्वेश्चन अपन ने पहले किया था। अब एक बार दोबारा करते हैं इसको। पहले तो कैसा किया आपने, ये डबल इंटीग्रल dx dy लिखा है। अब इसको लिखते हैं आप डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेंड वही सेम x प्लस 2 dy dx, x की लिमिट लगा दें पहले 0 to 1 और y की लिमिट लगा दी 0 to 2। पहले y के रेस्पेक्ट में किया था, अब x के रेस्पेक्ट में करते हैं पहले। तो क्या होगा, x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रल हो गया 2x, लिमिट लगा दिया आपने 0 to 1 dy। वैल्यू रख देते हैं, x बराबर 1 पर वैल्यू रखी, पहले क्या आएगा 1/2 प्लस 2, फिर 0 पर 0 dy, लिमिट 0 to 2, 1/2 प्लस 2 5/2 आ गया। 5/2 का इंटीग्रल किया फिर आपने, कितना हो गया 5/2 बाई, लिमिट लिख दिया आपने 0 to 2, तो 5/2 इंटू 2 5 माइनस 0, कोई 5 के बराबर आ गया। पहले इंटीग्रल निकाला वो भी 5 के बराबर आया, अब वैल्यू निकाली वो भी 5 के बराबर। यानी फाइनली अपन ने क्या कहा कि अगर इंटीग्रल की डबल इंटीग्रल में लिमिट्स दोनों कांस्टेंट हों, x प्लस 2 dx dy y वेरीज फ्रॉम 0 to 2, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ भी देखें x प्लस 2 dy dx बाई x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, y वेरीज फ्रॉम 0 to 2, दोनों को चेंज किया, इंटीग्रल चेंज कर दी और वो लिमिट्स भी उनके अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो दोनों को आपने कैलकुलेट किया, वैल्यू बराबर आई 5। और यहाँ जो x प्लस 2 फंक्शन है वो भी इस रीजन में कैसा होगा, थ्रू आउट कंटिन्यूस है, तो इस रीजन में भी कंटिन्यूस होगा। हाँ, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, डबल इंटीग्रेशन x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई होल स्क्वायर dx dy बाई। अब एक इंटीग्रल लिख दिया आपको, क्यूब कर देते हैं यहाँ। अब इसमें लिमिट देखते हैं, लिमिट y वेरीज फ्रॉम 0 to 1, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। अगर यहाँ इसका इंटीग्रल ये ऑर्डर चेंज कर दें, यानी x माइनस बाई अपॉन x प्लस बाई होल क्यूब डी बाई डी एक्स, पहले लिखा था dx dy, अब लिखा है dy dx, और दोनों की लिमिट 0 to 1, तो ये बराबर नहीं आएंगे। आप इसको अपने आप कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा, और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 1/2 आएगा। यहाँ भी देख सकते हैं दोनों में लिमिट कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी दोनों डबल इंटीग्रल इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो समाकल है x माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होल क्यूब मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर, यानी 0,0 पर कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर नहीं है। तो जो पहले बात कही थी वो आप याद रखेंगे। क्या कहा था, अगर ये इंटीग्रेशन दे रखा है आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर इन डबल इंटीग्रल, इसमें ऑर्डर दे रखे दो फंक्शन, वो डबल इंटीग्रल दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन fx बाई dx dy बाई वेरीज फ्रॉम c to d एंड x वेरीज फ्रॉम a to b। इसी तरह से इसको दोबारा लिख दिया आपने, अब ऑर्डर चेंज करके लिख दिया, तो ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों है, क्योंकि लिमिट्स कांस्टेंट है, लेकिन साथ साथ ये कंडीशन और है कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रेंड है ये आपका कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो नहीं होगा ये।
फिर आगे देखते हैं। अब अगर ये इस तरह का नहीं दे रखा हो, लिमिट दे रखी हो आपको, लिमिट वेरिएबल लिमिट दे रखी हो, डबल इंटीग्रेशन, वो तो केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकंड ले लेते हैं। इसमें आप डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम f1 x to f2 x एंड x वेरीज फ्रॉम a to b। तो क्या करेंगे, अब जो ये डबल इंटीग्रल दे रखा है इसकी सहायता से पहले समाकलन क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इस स्थिति में पहले समाकलन क्षेत्र ज्ञात करते हैं। समाकलन क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे, सीमाओं से। आपको दे रखा है y बराबर f1x बाई से y बराबर f2x तक जा रहा है, x का मान a से b तक जा रहा है। तो इस स्थिति में पहले समाकलन क्षेत्र ज्ञात करते हैं, उसके बाद ज्यामिति की सहायता से, जब आपके यहाँ y वेरिएबल था तो स्ट्रिप कैसी बनाते थे, नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, यानी कि y अक्ष के समांतर लेते थे। ज्यामिति की सहायता से x अक्ष के समांतर स्ट्रिप्स रेखाएं लेकर समाकलन की सीमाएं ज्ञात करते हैं। समाकलन कौन सा है, जो द्विसमाकल है। जैसे पहले बताया था, अगर ये dx dy लिखा होता है तो पहले y अक्ष के समांतर लेते हैं, यानी कि y का मान वेरिएबल होता है नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, और x का मान लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक कांस्टेंट चलता है। और अगर वो dy dx होता है तो x वेरिएबल होता है, तब x का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक जाता है और y का मान निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाता है। तो ये अपन इसमें और चेंज ऑफ ऑर्डर में इस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो इसको अपन एग्जाम्पल लेते हैं, उनसे समझते हैं। पहले लिया आपने एग्जाम्पल 10, डबल इंटीग्रल एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू ए का क्रम परिवर्तित कीजिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू ए। तो इसमें आपको ऑर्डर चेंज करना है। तो पहले यहाँ समाकलन क्षेत्र निकालते हैं। समाकलन क्षेत्र कैसे, जो दे रखा है उससे देते हैं अपन। तो लिखते हैं आप, दिए डबल इंटीग्रल, दिए द्विसमाकल का समाकल क्षेत्र, समाकलन क्षेत्र रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे आएगा। y का मान कहाँ जाएगा, y का मान जाएगा y बराबर 0 से y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। y का मान कहाँ जा रहा है, y बराबर 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, या इसको कह दो, या y बराबर 0 अर्थात x अक्ष से, अब ये क्या है, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको वृत्त बना देते हैं। स्क्वायर कर दिया और एक साइड में ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तक। y का मान तो आपका ये हो गया, और x का मान, और x कहाँ जाएगा, x दे रखा है x बराबर 0 से a, तो x का मान x बराबर 0 से x बराबर a तक रहेगा, या a तक है। तो आपको दोनों वैल्यूज दे दी। देखें दोबारा से, इंटीग्रल दे रखा है आपको, इंटीग्रल क्या दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स बाई डी एक्स डी वाई बाई वेरीज फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू ए, यहाँ तक दे रखा है आपको ये। तो अब इसमें क्या करें, y की वैल्यू देख लिया आपने, y बराबर 0 से y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक, और x का मान 0 से लेके a तक। तो y बराबर 0 तो x एक्सेज होती है, और इसको अपन ने स्क्वायर किया, एक साइड ले आए x और y, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बन गया। तो अपन ये ड्रॉ करते हैं। ये आपने सर्किल ले लिया, सर्किल कौन सा बना दिया, जो आपको दे रखा है। और सर्किल की कौन सी ब्रांच दे रखी थी, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
एक्स एक्सिस पर y बराबर 0 है, पॉजिटिव होगा तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा और नेगेटिव होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा। और x कहाँ दे रखा था, x बराबर 0 से x बराबर a तक। तो अपन देखते हैं, ये तो आपका 0,0 पॉइंट है, ओरिजिन हो गया। ये आपका पॉइंट कौन सा है, मान लिया a है, ये है a,0। तो x 0 से यहाँ तक रहेगा और y का मान कहाँ जाएगा, y का मान इस वक्र तक जाएगा, ये वाला। यानी कि अगर इसकी वैल्यू देखते हैं अपन, तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये है y बराबर √a² माइनस x², और ये नीचे y बराबर 0 है। तो रीजन इंटीग्रेशन कौन सा हो गया अपना, समाकलन क्षेत्र। समाकलन क्षेत्र ये रहा आपका। और कैसे किया हुआ है, पहले जब किया था y की मतलब y एक्सिस के पैरेलल स्टेप लिए हैं, y का मान नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक गया और x का मान लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक गया। अब इसका क्रम बदल देते हैं। क्रम बदल देंगे तो स्ट्रिप कैसी बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। x एक्सिस के पैरेलल बनेगी तो x का मान लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगा। सर्किल कौन सा दे रखा है आपको, ये सर्किल की सम इक्वेशन आपके पास है। सर्किल की क्या है इक्वेशन सर्किल की, x² प्लस y² बराबर a²। अभी तो आपने y की वैल्यू निकाल रखी थी, अगर इस पर x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या लिखेंगे, यहाँ से x² बराबर आएगा a² माइनस y², यानी कि x बराबर आ जाएगा √a² माइनस y²। तो अपन दिए समाकल का क्रम बदल देते हैं। अब दिए द्विसमाकल का क्रम बदलने पर, नाउ चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ गिवन डबल इंटीग्रल, तो क्या आएगा, वो आ गया आपका दिया हुआ इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन f(x) बाई dy/dx। पहले लिखा था अपने पास क्या था, पहले था dx dy, अब आपने लिख दिया dy/dx। तो यानी कि x वेरिएबल हो गया, x वेरिएबल हो गया तो x का मान कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगा। लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा है, बाई एक्सिस, वहाँ x बराबर 0 है। और राइट साइड वाला कर्व है, वहाँ x की वैल्यू आपने निकाली है अभी √a² माइनस y², वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं, पर अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये गया 0 से लेके √a² माइनस y² तक। और y का मान कहाँ जाएगा, निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक, यानी कि y का मान यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। ये मान लेते हैं आपका b पॉइंट है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हो गए, 0,a हो गए, ये है। तो इस तरह से अब ये रीजन पर आपने x वेरिएबल लिया तो x की वैल्यू लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक। लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा है, x = 0, और राइट साइड वाला कर्व कौन सा है, वही पहले वाला सर्किल यानी कि x² प्लस y² बराबर a²। x² का मान निकाला तो कितना आया, a² माइनस y², और x कितना हो गया, √a² माइनस y²। तो x की वैल्यू हो गई 0 से √a² माइनस y², और y की वैल्यू हो गई 0 to a। तो ये आपने इस तरह से क्रम चेंज कर दिया। तो ये अपने पास क्रम बदलने पर डबल इंटीग्रल इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी, दोबारा मैं लिख देता हूँ, तो देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन f(x) बाई dx dy y varies from 0 to √a² माइनस x² एंड x varies from 0 to a। ये किसके बराबर आ गया, डबल इंटीग्रेशन f(x) बाई dy/dx x varies from 0 to √a² माइनस y² और y varies from 0 to a। ये आ गया आपके पास। तो ये डबल इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 11, द्विसमाकल डबल इंटीग्रल φ(x) बाई dx dy में, जहाँ y वेरीज फ्रॉम x² टू 2√ax एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 4a में समाकलन का क्रम परिवर्तन कीजिए। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन डबल इंटीग्रल φ(x) बाई dx dy y वेरीज फ्रॉम x² टू 2√ax एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 4a।
फिर समाकलन क्षेत्र लेते हैं या फिर हियर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ समाकलन क्षेत्र बाई वेरीज, बाई का मान बाई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई से बाई बराबर 2 अंडर रूट ax, अर्थात पैराबोला बाई स्क्वायर बराबर 4ax तक है। देखें दोबारा से, डबल इंटीग्रेशन 5x बाई डी एक्स डी बाई वेरीज फ्रॉम एक्स स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 अंडर रूट ax, यानी कि बाई का मान कहाँ जा रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 अंडर रूट ax तक। इसको दोबारा ज़रा सही करके लिख दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई हो गया, और इसको ए स्क्वायर करके लिख दिया तो ये बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया। यानी दोनों पैराबोला दे रखे हैं, तो बाई का मान पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई से बाई स्क्वायर बराबर 4ax तक है, और x की वैल्यू कहाँ है, 0 से 4a तक। यहाँ x का मान x बराबर 0 से x बराबर 4a तक है, x का मान ये हो गया, x बराबर 0 से x बराबर 4a तक। तो बस अब इससे फिगर बना लेते हैं, आप फिगर बनाते हैं, देखो दोनों बना देते हैं। ये x एक्सिस, ये तो हो गया अपने पास बाई स्क्वायर बराबर 4ax, बहुत पॉपुलर पैराबोला है, बहुत पहले से आप जानते हैं, बाई स्क्वायर बराबर 4ax। फिर लिया आपने एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई, ये ओरिजिन 0,0 होगा। अब आप ये जानते हैं बहुत पहले से, ये समाकलन क्षेत्र कौन सा हो गया, ये आपका समाकलन क्षेत्र हो गया। ये अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और लिख लेते हैं यहाँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 4a, 4a। तो समाकलन क्षेत्र में क्या बता रखा है, बाई का मान कहाँ जा रहा है, नीचे वाले कर्व से, बाई बराबर आपका बाई का मान एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 अंडर रूट ax तक जा रहा था। तो नीचे वाले कर्व पे बाई का मान कितना था, नीचे वाला कर्व ये रहा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, तो बाई बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, और ऊपर वाला कर्व कौन सा है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax, यानी कि बाई बराबर 2 अंडर रूट ax। तो ये बाई का मान, अब क्रम बदल देंगे, ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो डी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो x वेरिएबल होगा, x का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक जाएगा, और बाई का मान निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाएगा। तो ये दायां कर्व कौन सा है, ये बाई स्क्वायर बराबर 4ax, बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, यहाँ x का मान हो गया बाई स्क्वायर अपॉन 4a, ये x का मान हो गया यहाँ पर। और दाएं कर्व पर, इस पर देखें, यहाँ से बाएं से दाएं कर्व तक जा रहा है, ये कौन सा है, एक्स स्क्वायर बराबर 4a बाई है, तो यहाँ कितना होगा, x बराबर 2 अंडर रूट a बाई है। तो अब इसका क्रम बदल देते हैं, दिए द्विसमाकल का क्रम बदलने पर, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ गिवन डबल इंटीग्रल, तो क्या होगा, डबल इंटीग्रल 5x बाई, पहले लिखा था dx dy, अब आपने लिख दिया dy dx लिख दिया। अब क्या होगा, बाई का मान, वो पहले x वेरिएबल है तो x का मान लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक, लेफ्ट हैंड वाले कर्व पे कितना है, x का मान बाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो यहाँ बाई स्क्वायर अपॉन 4a आ गया। राइट हैंड साइड वाले कर्व पर x का मान कितना है, 2 अंडर रूट a बाई, तो वो हो गया 2 अंडर रूट a बाई। बाई का मान निम्नतम बिंदु 0, 0 से उच्चतम बिंदु 4a, 4a पर, तो 0 से 4a। तो ये आपके पास क्रम चेंज करने के बाद आ गया। तो देयरफॉर मैं इसको फाइनली लिख देता हूँ, तो देयरफॉर डबल इंटीग्रेशन 5 ऑफ x बाई डी एक्स डी बाई, बाई का मान कितना था, बाई का मान था एक्स स्क्वायर अपॉन 4a से 2 अंडर रूट ax, और x कितना था, 0 से 4a। और क्रम बदलने के बाद क्या आ गया, क्रम बदलने के बाद ये रहा, ये डबल इंटीग्रल 5 ऑफ x बाई
डी वाई डी एक्स वेरीज फ्रॉम बाई स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 √a/, और बाई का मान 0 से लेके 4a तक। ये आपने जो दो क्वेश्चन किए हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत पॉपुलर हैं, एकदम आसान है, आंसर सहित याद करके रखेंगे। इस वाले में देखें 2 पैराबोला थे, इससे और इसमें देखें तो सिर्फ x और y आपस में इंटरचेंज हो गई। ये नीचे x² अपॉन 4a से 2 √ax था, यहाँ y² अपॉन 4a से 2 √a/, 0 to 4a 0 to 4a वो है ही, dx dy को dy dx लिख दिया है। दोबारा से देख लें एक बार, क्या किया आपने, ये इंटीग्रल दे रखा था आपको, डबल इंटीग्रल फाई एक्स बाई डी एक्स डी बाई, बाई वेरीज फ्रॉम x² अपॉन 4a से 2 √x और x वेरीज फ्रॉम 0 to 4a। तो पहले क्या किया आपने, जैसा डिस्कस कर लिया था कि पहले दी हुई सीमाओं की सहायता से समाकलन क्षेत्र बनाते हैं, फिर समाकलन क्षेत्र बनाने के बाद स्टेप x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, x एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, यानी कि x वेरिएबल होता है, x वेरिएबल होता है तो x का मान बाईं कर्व से दाईं कर्व तक जाता है और y का मान निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक। यहाँ समाकलन क्षेत्र आपने लिख लिया, y बराबर कितना था, x² अपॉन 4a से 2 √ax तक, यानी कि एक पैराबोला x² अपॉन बराबर 4a से y² बराबर 4ax तक जा रहा था और x का मान 0 से 4a तक था। तो दोनों फिगर बना लिए आपने उनकी सहायता से। ये रेड वाला एरिया है, ये आपका समाकलन क्षेत्र था, 0 0 निम्नतम बिंदु था और 4a उच्चतम बिंदु था। अब वो जब dx dy को dy dx लिख दिया, क्रम बदल दिया आपने यहाँ, तो x की लिमिट लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक आ गई। लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा था, y² बराबर 4ax, तो x कितना आया, y² अपॉन 4a। राइट साइड वाला कर्व कौन सा है, x² बराबर 4a/, तो x कितना आया, 2 √a/। तो x का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक, y का मान निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक 0 से 4a तक, ये आ गया। तो इस तरह से आपके क्रम बदलने की बात हुई। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। हाँ, द्विसमाकल fx बाई डी एक्स डी बाई, बाई वेरीज फ्रॉम x to x इंटू 2 - x एंड x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वलेंट टू, समतुल्य है, किसके बराबर है वो देखना है। तो क्वेश्चन में तो dx dy लिखा है और आंसर में dy dx दे रखा है, एक ये dx dy कर रखा है, तो ये तो नहीं, तो dy dx यानी कि ऑर्डर चेंज करना है। तो क्रम बदलने के लिए क्या करें, फिर वही समाकलन क्षेत्र निकालें, पहले समाकलन क्षेत्र निकालेंगे dx dy से, और फिर क्रम बदलने के लिए x का मान बाईं कर्व से दाईं कर्व पे और y का मान निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक लेंगे। तो समाकलन क्षेत्र देखते हैं पहले, समाकलन क्षेत्र रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर y का मान लिखते हैं पहले, y का मान कहाँ जा रहा है, y बराबर x से y बराबर x इंटू 2 - x यानी कि 2x - x² तक। तो y बराबर x, ये तो स्ट्रेट लाइन है, बहुत पॉपुलर है, और ये पैराबोला दे रखा है, x² को कोफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे खुला होगा। और x का मान देखें यहाँ पर, और x का मान कहाँ जा रहा है, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। तो ये 4 वक्र दे दिए आपको, चारों को ड्रॉ करते हैं, समाकलन क्षेत्र बनाते हैं, फिर अपन क्रम चेंज करने की बात करेंगे। तो देखिए समाकलन क्षेत्र बना देते हैं अब आप। एक तो है y बराबर x और y बराबर 2x - x²। तो पहले 2x - x² पैराबोला बना दिया आपने, ये आ गया। ये पॉइंट कौन सा है, 2, 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 0, 0, वो पॉइंट है। अब y बराबर x लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, y बराबर x लाइन ड्रॉ करते हैं, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होती है, ये y बराबर x हो गई। तो समाकलन क्षेत्र कौन सा हुआ आपका, समाकलन क्षेत्र वो कह रहा है y का मान y बराबर x से y बराबर 2x - x² तक। तो ये आपका समाकलन क्षेत्र रहा, ये वाला।
अब दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, अगर ये 0 0 और ये वाला पॉइंट हो गया 1,1, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये x इक्वल टू 1 लाइन हो गई। तो y का मान नीचे वाले कर्व से y बराबर x से ऊपर पैराबोला y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर तक जा रहा है, और x का मान x बराबर 0 से x बराबर 1 तक जा रहा है। ये 1,1 दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लिया आपने। अब इनका क्रम बदल देते हैं। दिए समाकलन का क्रम बदलने पर, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रल गिवन डबल इंटीग्रल, तो देखिए क्या लिख देते हैं, वहाँ f(x) दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन f(x) d/dx, पहले क्या दे रखा था dx dy, अब लिख दिया आपने d/dx। अब x वेरिएबल रहेगा तो x का मान कहाँ जाएगा, लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ बना देते हैं इस तरह से, ये गया। तो लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा है आपके पास, y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ से y की वैल्यू निकालें, y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया आपने एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस y। दोनों साइड अपन ने क्या किया, एक ऐड कर दिया, एक इधर जोड़ दिया और एक इधर जोड़ दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो गया, अब ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट साइड में 1 माइनस y, यानी दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस y, और दिस इम्प्लाइज x बराबर हो गया 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y और 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y, यानी x के दो मान आए। ये दोबारा फिर फिगर पर देखते हैं। अब ये देखें x का मान कहाँ जाएगा, बाएं वाले कर्व से दाएं वाले कर्व तक। तो बाएं वाले कर्व पे क्या लिखें, x के दो मान आए, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y और 1 कॉमा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y। तो कौन सा लिखें, इसका क्रम बदल देते हैं। तो x का मान, वैसे तो प्लस वाला हमेशा अच्छा दिखता है, तो अच्छे वाला लिखें। प्लस वाला कौन सा है, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y। अब इसको लिखेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, तो पहले अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो कर्व दे रखा है पैराबोला है, ये x बराबर 1 है, आगे चलेगा तो 1 प्लस समथिंग आएगा और पीछे आएगा तो 1 माइनस समथिंग आएगा। तो ये जो ब्रांच है इस पर x बराबर क्या है, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y है, ये इस ब्रांच पर है। और इस ब्रांच पर देखें आप, तो इस ब्रांच पर क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y। पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, पैराबोला की इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ, वो है y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। y बराबर 0 रख देते हैं तो x अक्ष को 0 पर और 2,0 पर और 2,0 पर मिल रहा है। एक्स स्क्वायर गुणांक नेगेटिव है, नीचे खुला होगा, नीचे खुला होगा तो x अक्ष को मिलेगा। x अक्ष को कहाँ मिलेगा, जहाँ y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 कहाँ है, x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर, ये पॉइंट आ गए। और y बराबर x लाइन है, दोनों के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरल दिख रहा था इसलिए लिख दिया। यहाँ 1,1 है, y बराबर x को भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो समाकलन क्षेत्र ये रेड वाला पोर्शन बना दिया था, ये है। तो x, अब d/dx लिख दिया तो x का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक जाएगा। बायां कर्व कौन सा है आपका, ये पैराबोला। यहाँ से x का मान निकाला, x के दो मान आए, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y और 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस y। चूँकि ये x बराबर 1 है, अगर आगे वाली ब्रांच लेते तो 1 प्लस होता, पहले वाली ब्रांच ले रहे हैं इसलिए 1 माइनस है। तो x का मान तो हो गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y। फिर x का मान इस लाइन पर, इस लाइन की इक्वेशन है y बराबर x, तो x बराबर y हो गया। तो पहले x की लिमिट लगा दी आपने, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y 2y, और y निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक। निम्नतम बिंदु कौन सा है, 0 0, और उच्चतम बिंदु कौन सा है, 1 1। तो ये 0 से 1 हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्रम परिवर्तन हो गया। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 1 माइनस, हाँ सेकंड ऑप्शन हो गया। देखें आप, लिमिट दे रखी है, y x की लिमिट है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस y टू y, और y की लिमिट है 0 to 1, तो सेकंड वाला आंसर आ गया। तो इस तरह से समाकल का आपने क्रम परिवर्तन किया।
तो दोबारा से देखें, जब क्रम परिवर्तन करना होता है तो आप कैसे करते हैं, जो लिमिट दे रखी होती हैं उन लिमिट की सहायता से समाकलन क्षेत्र निकालते हैं। और अगर dx dy दे रखा होता है तो y वेरिएबल होता है, y का मान नीचे से ऊपर तक और x का मान लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट हैंड कॉर्नर तक होता है। क्रम बदल देते हैं तो dx dy को आप dy dx लिख देते हैं। फिर x वेरिएबल होता है तो x का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक जाता है और y का मान निम्नतम बिंदु से उच्चतम बिंदु तक जाता है। इसी को लेके अपन ने 2-3 क्वेश्चन किए। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। द्विसमाकल e टू दी पावर माइनस बाई अपॉन वाई dx dy का मान है। वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस बाई अपॉन बाई dx dy y वेरीज फ्रॉम x टू इन्फाइनाइट एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट। अब इसकी वैल्यू पूछिए। अब अगर y के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनसे e टू दी पावर माइनस बाई इंटू 1 अपॉन बाई। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड एज्यूम करना होगा। फर्स्ट फंक्शन अपन उसे एज्यूम करते हैं जो डिफरेंशियल करने पर ईजी फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, या जिसका इंटीग्रल नहीं आता हो। इंटीग्रल तो दोनों को आता है अपन को, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। अगर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको इंटीग्रल करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का वो तो ऐसे कैसे रहेगा, ये log बाई और टिपिकल हो जाएगा। 1 अपॉन बाई को अगर फर्स्ट फंक्शन मानते हैं तो डिफरेंशियल करने पर -1 अपॉन बाई स्क्वायर पावर और बड़ी हो जाएगी। तो जो रूटीन मेथड है उससे आप इसको नहीं कर सकते। तो क्या करें, फिर अपन इसका क्रम बदल देते हैं। और अगर क्रम बदलेंगे तब क्या होगा, क्रम बदलने पे अपन को y के सापेक्ष नहीं करना पड़ेगा, x के सापेक्ष कर लेंगे। x के सापेक्ष तो कांस्टेंट की तरह होगा तो हो जाएगा आसानी से। तो इसका क्रम बदलते हैं अपन। तो क्रम बदलने के लिए इसका समाकलन क्षेत्र निकालते हैं। दिए द्विसमाकल गिवन डबल इंटीग्रल का समाकलन क्षेत्र, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन क्षेत्र। तो देखते हैं क्या जाएगा। x, ये y बराबर x से y बराबर इन्फाइनाइट, और x का मान कैसे जाएगा, x बराबर 0 से x बराबर इन्फाइनाइट, ये जाएगा। तो देखिए बना लेते हैं फिगर। ये y बराबर x लाइन हो गई और इन्फाइनाइट तो कहाँ है, ऊपर की ओर चला जाएगा। और x ये 0,0 हो गया। तो इसका मतलब समाकलन क्षेत्र कौन सा हो गया यहाँ पर, ये सारा समाकलन क्षेत्र है। लाइन से ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, लाइन से ऊपर इन्फाइनाइट की ओर। तो यानी कि ये समाकलन क्षेत्र चल रहा है आपका, अनबाउंडेड है, ऊपर बाउंड्री नहीं है। ये आपका समाकलन क्षेत्र हो गया। तो अब इसका क्रम बदल देते हैं। दिए डबल इंटीग्रल, दिए द्विसमाकल का क्रम बदलने पर, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ गिवन डबल इंटीग्रल। तो क्या करें, डबल इंटीग्रल e टू दी पावर माइनस बाई अपॉन बाई डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स आ गया तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगी, यानी कि इस तरह से जाएगी। ये क्या है, बाई एक्स है, x बराबर 0, और ये क्या है, x बराबर बाई, यानी कि 0 से बाई तक गई आपकी लिमिट। और बाई का मान नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले बिंदु तक, यानी कि 0 टू इन्फाइनाइट, ये जाएगा आपका। तो अब क्या किया, आप पहले तो ये तो आपका ऑर्डर चेंज हो गया। पहले क्रम परिवर्तन की बात थी, पहले आपने क्या किया, दोबारा से देख लो। पहले समाकलन क्षेत्र निकाला। समाकलन क्षेत्र कितना आया, y बराबर x से y बराबर इन्फाइनाइट और x बराबर 0 से x बराबर इन्फाइनाइट की ओर। उससे ये फिगर बन गया। जो रेड वाला पोर्शन दे रखा है ये समाकलन क्षेत्र आ गया। ऑर्डर चेंज किया तो x का मान लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक, यानी कि x बराबर 0 से x बराबर y तक, और y का मान 0 से ऊपर की ओर इन्फाइनाइट की ओर। तो ये आ गया। क्रम बदलना होता तो सिर्फ इतना ही हो जाता, लेकिन वो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर अब पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। 0 टू इन्फाइनाइट, ये e टू दी पावर माइनस बाई अपॉन बाई इंटू एक्स। जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई वाला फंक्शन सारा कांस्टेंट। अब लिमिट लगा दी आपने,
0 टू बाई और डी बाई, दिस इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट। अब x की लिमिट लगाई, बाई माइनस 0 बाई हो गया, बाई बाई कैंसिल हो गए, कितना बचा, सिंपल ई टू दी पावर माइनस बाई डी बाई। इसको इंटीग्रेट कर दिया, माइनस ई टू दी पावर माइनस बाई, लिमिट लगा दी 0 टू इन्फाइनाइट, माइनस आउटसाइड रख लिया, ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 और ई टू दी पावर 0 1, तो फाइनली ये 1 के इक्वल आ गया। तो जो इंटीग्रल की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। तो सीधा देख रहे थे, आपको ये इंटीग्रल दे रखा था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कई बार एग्जाम में आता रहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है और आसान है। लेकिन जब अपन बाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे थे तो इंटीग्रल नहीं कर पा रहे थे, तो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने के बाद लिमिट्स क्या आ गई इसकी, वो आ गई डबल इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस बाई अपॉन बाई डी बाई डी एक्स, एक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू बाई वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फाइनाइट। तो पहले आपने x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगा दी, वो बाई आया, अपॉन बाई और बाई कैंसिल हो गए, सिंपल ई टू दी पावर माइनस बाई बचा, उसका इंटीग्रल किया ई टू दी पावर माइनस बाई विद नेगेटिव साइन, लिमिट लगा दी 0 टू इन्फाइनाइट, ई टू दी पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 और ई टू दी पावर 0 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 1 के बराबर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। द्विसमाकल v dx dy सुतुल्य है और बाई वेरीज फ्रॉम mx टू lx एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। तो ये दे रखा है, फिर अपन क्वेश्चन निकालते हैं। अब वही इंटीग्रल चेंज करना है, ऊपर dx dy दे रखा है, ऑप्शंस में dy dx है। तो पहले समाकलन क्षेत्र लिखते हैं इसका। अगेन डबल इंटीग्रल v dx dy इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, बाई वेरीज फ्रॉम mx टू lx एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू a। तो देखें, पहले समाकलन क्षेत्र लिखते हैं। समाकलन क्षेत्र, रीजन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ गिवन इंटीग्रल। बाई का मान, बाई जा रहा है आपका बाई बराबर mx से बाई बराबर lx तक, और x का मान कहाँ जा रहा है, x बराबर 0 से x बराबर a तक। तो ऊपर दो लाइन दे रखी हैं, बाई बराबर mx, बाई बराबर lx, ये आप लाइन जानते हैं, ओरिजिन से जाने वाली रेखाएं हैं। तो पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सेज, ये बाई एक्सेज, ये तो आपके पास हो गई कौन सी लाइन थी, बाई बराबर mx। तो ये तो आपके पास हो गई बाई बराबर mx, और ये हो गई आपके पास बाई बराबर lx, और x बराबर a, x बराबर a लाइन ले लेते हैं, ये x बराबर a हो गई। ये ओरिजिन दिखाई दे रहा है 0,0, ये वाला पॉइंट कौन सा है, a,ma, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, a,la, ये हो गया। ये समाकलन क्षेत्र आपको रीजन बना देते हैं कंप्लीट। ये रीजन रहा आपका। ये है। अब क्रम चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे, डी एक्स डी वाई को डी बाई डी एक्स लिखेंगे। एक्स वेरिएबल हो जाएगा तो एक्स का मान बाएं कर्व से दाएं कर्व तक जाएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ, कि जब वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व तो ये रहा, राइट हैंड साइड वाला कर्व दो लाइन से मिलके बन रहा है। कौन कौन सी दो लाइन है, देखो मैं बताता हूँ। एक तो बाउंड्री ये है आपकी, और दूसरी वाली बाउंड्री ये है। अब इनकी दोनों की अलग अलग इक्वेशन तो आपके पास है, दोनों की कंबाइंड इक्वेशन नहीं है। कंबाइंड इक्वेशन नहीं है तो क्या करें, सारे इंटीग्रल को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पूरे रीजन को, इंटीग्रल क्या मतलब, पूरे रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ से अपन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन हो गई। अब एक पहला रीजन, ये तो रीजन ले लेते हैं अपन, मान लेते हैं कौन सा है, ये रीजन तो है R1,
और ये वाला रीजन मान लेते हैं अपन R2। तो पूरे रीजन को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो गिवन इंटीग्रल है, दिया समाकल, ये दे रखा था डबल इंटीग्रेशन b dx dy, तो इसको आपने दो पार्ट में लिख दिया। डबल इंटीग्रेशन v dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन v dy dx ओवर द रीजन R1 और ओवर द रीजन R2, ये हो गया। अब R1 में लिमिट देखते हैं और फिर R2 में देखते हैं। डबल इंटीग्रेशन v dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन v dy dx। पहले जो रीजन R1 है इसमें देखें, R1 में क्या है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगी। लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा है, ये y बराबर lx है, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, x बराबर y अपॉन l हो गया। और ये कौन सी है, नीचे वाली लाइन y बराबर mx है, y बराबर mx है, तो यहाँ x बराबर कितना हो गया, y अपॉन m हो गया, ये है। तो x की वैल्यू तो ये रही और y की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी। यहाँ 0 0 है और ये कितना है, x y बराबर एम ए, 0 टू एम ए जाएगी। और दूसरे वाले अगर रीजन की बात करें, वही लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएंगे। लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा है, y बराबर एल एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर y अपॉन एल, और ये x बराबर दे ही रखा है a, इस पर जाएगी। और y की वैल्यू इस लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक यानी एम ए से एल ए तक चली जाएगी। तो बस यही लिख देते हैं। अब पहले इंटीग्रल में लिखते हैं अपन b, x की वैल्यू चली गई y अपॉन एल से y अपॉन एम तक, और y हो गया 0 टू एम ए। और सेकेंड इंटीग्रल में, फिर सेकेंड इंटीग्रल में देखें, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड वाले कर्व यानी कि ब्लैक वाली लाइन y अपॉन एल से ग्रीन लाइन तक a तक, तो y अपॉन एल से a तक हो गई है। और फिर y की वैल्यू कहाँ जाएगी, इसका जो दूसरा रीजन है R2, वो यहाँ से एम ए से एल ए तक जाएगी। तो इस तरह से ये डबल इंटीग्रल में आपने लिमिट चेंज की। एक इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में लिख दिया, दो रीजन बना दिए आपके। क्यों बना दिए, क्योंकि राइट साइड में जो बाउंड्री थी उसकी सिंगल इक्वेशन नहीं थी, दो इक्वेशन थी, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट की अलग अलग इक्वेशन थी। तो इस तरह से आपने लिखा। तो कौन सा आंसर ऑप्शन आ गया यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला है y अपॉन एल से y अपॉन एम, y अपॉन एल से और 0 टू एम ए, y अपॉन एल से a और एम ए टू एन ए, ये सेकंड वाला ऑप्शन आ गया। फाइनली दोबारा देखें आप, जो इंटीग्रल दे रखा था आपको, डबल इंटीग्रल v dx dy, y वेरीज फ्रॉम mx टू lx और x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, दो मूल बिंदु से जाने वाली रेखाएं थी, उन दोनों रेखाओं को ड्रॉ किया आपने। और x बराबर 0 और x बराबर a, ये 0 तो यहाँ ओरिजिन पर हो गया और x बराबर a लाइन ड्रॉ कर दी। जो रीजन बना वो फिगर में दिख रहा है आपको। अब वो जब dy dx करेंगे तो x का मान लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगा। लेफ्ट हैंड वाले कर्व पे x का मान y अपॉन एल आ रहा था। राइट हैंड वाले कर्व में समस्या आ गई क्योंकि दो दो लाइन थी, दोनों लाइन की अलग अलग इक्वेशन थी, एक साथ नहीं लिख सकते, तो इसलिए उस रीजन को दो रीजन में चेंज कर दिया आपने। पहला रीजन R1 और दूसरा रीजन R2। तो R1 में x की वैल्यू y अपॉन एल से y अपॉन एम तक चली गई, और R2 में x की वैल्यू y अपॉन एल से जो लाइन ग्रीन दे रखी थी x बराबर है वहाँ चली गई। y का मान R1 में 0 से लेके एम ए तक और R2 में एम ए से लेके एल ए तक वो चला गया। तो इस तरह से आपका ये एक डबल इंटीग्रल, दो डबल इंटीग्रल में चेंज हुआ। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा रीजन है। डबल इंटीग्रल v x बाई डी एक्स डी बाई बाई वेरीज फ्रॉम अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 2ax एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू 2a इज इक्वलेंट टू, समतुल्य है, किसके बराबर है वो देखना है। अब देखें y का मान कहाँ तक जाएगा। अगर समाकलन क्षेत्र की बात करें तो y वेरीज फ्रॉम y बराबर अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू y बराबर अंडर रूट 2ax।
अब पहले वाले को स्क्वायर करें अपन, दैट इज अर्थात स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 2ax। ये वृत्त हो गया, वृत्त से, और दूसरा वाला पैराबोला बन गया बाई स्क्वायर बराबर 2ax तक। पहला वाला तो वृत्त दे रखा है और दूसरा वाला पैराबोला दे रखा है। तो बाई का मान तो ये हो गया, और x का मान कहाँ जा रहा है, x बराबर 0 से 2 तक। x का मान x बराबर 0 से x बराबर 2a तक। तो अब इससे पहले अपन क्षेत्र बनाते हैं। पहले तो ये वाला सर्किल दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 2ax, 0 0 से पास हो रहा है, केंद्र a,0 है, रेडियस भी a है। इनकी जानकारी तो है ही सभी को। तो देखो मैं क्षेत्र बनाता हूँ फिर इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी बाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया, ये सर्किल का सेंटर a,0 हो गया, मान लेते हैं C है, ये वाला पॉइंट A 2a,0 हो गया ये। अच्छा, अब पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला कौन सा है, पैराबोला दे रखा है ये बाई स्क्वायर बराबर 2ax। तो ये पैराबोला यहाँ से लेते हैं ये, और ये x बराबर 2a लाइन ले लेंगे अपन। ये लाइन x बराबर 2a हो गई। अब समाकलन क्षेत्र की बात करते हैं। समाकलन क्षेत्र क्या है, समाकलन क्षेत्र आपको इसमें दे रखा है, देखें क्वेश्चन जो लिखा है, बाई का मान √2ax माइनस एक्स स्क्वायर से √2ax तक, यानी कि बाई की वैल्यू सर्किल से लेके पैराबोला तक है। यानी कि यहाँ आप देखें तो सर्किल से लेके पैराबोला तक, और x की वैल्यू x बराबर 0 से x बराबर 2a तक। तो यानी कि ये जो ये दोनों कर्व है, दोनों के बीच में जो एरिया आ रहा है, ये पूरा एरिया आपका समाकलन क्षेत्र है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मैं रेड बना रहा हूँ रेड वाली इंक से, ये आपका समाकलन क्षेत्र है। अब बात करते हैं क्रम बदलने की। बाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, बाई की वैल्यू इस सर्किल से लेके इस पैराबोला तक जा रही है। इस सर्किल पे बाई का मान कितना है, सर्किल पे दे रखा है आपको बाई बराबर √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और पैराबोला ये दे रखा है आपका बाई स्क्वायर बराबर 2ax, यानी कि बाई बराबर √2ax ये था, और x 0 से लेके 2a तक। अब क्रम बदलते हैं, क्रम बदलते हैं तो फिर x dy/dx लिखना होगा। dy/dx लिखना होगा तो x का मान लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम आएगी, लेफ्ट हैंड वाला कर्व तो ये रहा, अब राइट हैंड वाला कर्व कौन सा है, राइट हैंड वाला कर्व ये सर्किल भी दिखाई दे रहा है, ये लाइन भी दिखाई दे रही है। तो अब ये बाउंड्री, ये सर्किल और ये लाइन दोनों की बाउंड्री हो गई, तो वहाँ एक संभव नहीं है लिखना। तो इसको क्या करें, एक तो अपन लाइन यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं ये इसके टॉप पर, ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी होगी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। ये बाई इक्वल टू ए है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं, ये यहाँ से इसके हाइट ले लेते हैं पूरी, ये पॉइंट हो गया a,a, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2a,a, और जब यहाँ x बराबर 2a लिखेंगे तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट 2a,2a, x बराबर 2a है ही, पैराबोला में रखेंगे x बराबर 2a, तो बाई बराबर √2a इंटू 2a, यानी कि √4a² 2a हो गया। अब देखते हैं, पैराबोला की इक्वेशन आपके पास है पहले से, ये बाई बराबर 2ax, x बाई स्क्वायर बराबर 2ax हो जाएगी, या बाई बराबर √2x दे ही रखा है। तो अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा रीजन आपको। ये एक तो ये वाला रीजन था, ये वाला रीजन ले लिया आपने, मान लिया R1 है। एक ये वाला रीजन रहा, ये वाला रीजन मान लिया आपने R2 है, और एक रीजन ये रहा, ये रीजन R3 है। पहले रीजन में x की वैल्यू ब्लू कर्व से पैराबोला से सर्किल तक जाएगी, दूसरे वाले रीजन में x की वैल्यू सर्किल से इस लाइन तक जाएगी, और तीसरे वाले रीजन में x की वैल्यू पैराबोला से
इस लाइन x बराबर 2a तक जाएगी। ये वाई स्क्वायर बराबर 2ax है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। सर्किल की वैल्यू दे रखी है आपको। सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax। x की वैल्यू लेनी है आपको, तो इस साइड ले आए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax बराबर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर ऐड कर दिया और ए स्क्वायर राइट साइड में ऐड कर दिया, तो ये बन गया x माइनस ए होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये हो जाएगा x बराबर a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये x की वैल्यू होगी सर्किल पर। ये x बराबर a है, राइट साइड में लेंगे तो a प्लस आएगा, लेफ्ट में लेंगे तो a माइनस आएगा। तो अब इसमें जो इंटीग्रल है उसका क्रम बदल देते हैं। दिए द्विसमाकल का क्रम बदलने पर तो क्या आएगा, ये आएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R1 v dy dx प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R2 v dy dx, और फिर थर्ड प्लस डबल इंटीग्रेशन v dy dx ओवर द रीजन R3। देख सकते हैं आप, ये आपको डबल इंटीग्रल दे रखा था, अब 3 इंटीग्रल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसके इंटीग्रल दे रखा था। डबल इंटीग्रेशन v x बाई डी एक्स डी बाई वेरीज फ्रॉम अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 2ax x 0 टू 2a। तो इसको फिर आपने क्या किया, वही 3 पार्ट में चेंज कर दिया। अब पहले पार्ट में बताइए, अब इसकी सबकी लिमिट लिखते जाएं आप, v dy dx। तो पहले पार्ट में कहाँ आएगा बताएं, पहला पार्ट ये रहा, x की वैल्यू लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक जाएगी। लेफ्ट हैंड वाला कर्व कौन सा है, पैराबोला। पैराबोला पर x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 2a। तो x आपका यहाँ रहा वाई स्क्वायर अपॉन 2a। और राइट हैंड वाला कर्व यानी कि ये सर्किल, तो सर्किल पर x की वैल्यू आपने निकाली ये a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो a माइनस वाला आएगा, तो आ गया a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और y की वैल्यू नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट तक यानी कि 0 से a चली गई, ये हो गया। फिर सेकंड डबल इंटीग्रेशन b dy dx, सेकंड रीजन ये रहा आपका। यहाँ x की वैल्यू सर्किल से लेके लाइन तक जाएगी। सर्किल अब x बराबर a के राइट साइड में, तो a प्लस वाली वैल्यू आएगी, वो कितनी हो गई, a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू 2a। और y की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक यानी कि 0 से लेके a तक हो गई, 0 टू a। फिर थर्ड रीजन लिया आपने, डबल इंटीग्रेशन v dy dx। अब थर्ड में x की वैल्यू कहाँ जाएगी, पैराबोला से लेके लाइन तक। पैराबोला पर x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 2a, और लाइन क्या है x बराबर 2a। तो यहाँ हो गई आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 2a टू 2a, और y की वैल्यू जाएगी a से लेके 2a तक, क्योंकि y के लिए यहाँ पर कितना है, y बराबर a है और हाईएस्ट पॉइंट पर y बराबर 2a है। तो इस तरह से आपका, अगर आप ऑब्जेक्ट टाइप वाले पेपर दे रहे हैं तो उसमें तो आने तक दूर दूर तक संभावना नहीं है बिल्कुल भी। बस एक पैटर्न के लिए मैंने बताया ये, जो लोग ऑब्जेक्ट टाइप पढ़ना चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, डबल इंटीग्रेशन v dx dy बाई वेरीज फ्रॉम अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 2ax एंड x वेरीज फ्रॉम 0 टू 2a। तो अपन ने जब इसका रीजन लिया तो बाई अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर से बाई की वैल्यू अंडर रूट 2ax तक गई, और x 0 से लेकर 2a तक। तो दोनों फिगर आपने बनाए, ये तो सर्किल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax, और दूसरा वाला जो दे रखा था वो पैराबोला था वाई स्क्वायर बराबर 2ax। दोनों फिगर आपने बना लिए, और फिगर बनाने के बाद आप इस स्थिति में आ गए, ये सर्किल आ गया
और ये पैराबोला। अब बाई में तो क्या था, नीचे वाले कर्व से ऊपर वाले कर्व तक, यानी कि इस सर्किल से पैराबोला तक जा रहा था और x का मान 0 से लेके 2a तक हो गया था। और जब आपने dy dx किया तो x एक्सिस की पैरेलल स्टेप ली तो x का मान लेफ्ट हैंड वाले कर्व से राइट हैंड वाले कर्व तक आएगा। अब राइट हैंड वाले कर्व में ये बाउंड्री सर्किल वाली भी थी और ये लाइन भी थी, तो दोनों की एक साथ इक्वेशन थी नहीं, तो फिर आपने 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। एक रीजन ये R1 कौन सा वाला रीजन, ये इस लाइन के नीचे नीचे वाला रीजन, और अगर अब इसको सेपरेट करना चाहें तो मैं ग्रीन कलर से कर दूं, ये आपका रीजन R1 हो गया, ये रीजन R1। फिर R2 वाला कलर कौन सा था, वो क्षेत्र कौन सा था, इस साइड का, इसका कलर अलग कर देते हैं, ये R2 वाला रीजन हो गया। R1 में तो लिमिट कहाँ चली गई आपकी, पैराबोला से सर्किल तक, पैराबोला पे y² है और सर्किल पर आपने निकाली थी y माइनस √a² माइनस y², इस तरह से। और x की लिमिट नीचे से 0 से a तक, यहाँ भी 0 से a तक। और थर्ड जो रीजन बनाया उसमें बाई x की लिमिट लेफ्ट हैंड वाले कर्व यानी कि पैराबोला से लाइन तक, तो y² से 2a तक हो गई, और y की लिमिट x बराबर a से x बराबर 2a तक। तो इस तरह से आपने एक रीजन को वो 3 रीजन में डिवाइड किया और 3 रीजन में डिवाइड करके फिर ये निकाला। तो इस तरह से ये चेंज ऑफ ऑर्डर की बात हो रही थी, तो चेंज ऑफ ऑर्डर में आपने सीखा और उस पर क्वेश्चंस भी किए। ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको बोलिए आप छोड़ सकते हैं पहली ट्रिप में, दूसरी ट्रिप में कर लें, और ऑब्जेक्ट टाइप पेपर दे रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। तो इस तरह से ये चेंज ऑफ ऑर्डर आज की क्लास में आपने सीखा। फिर आज इतना ही करते हैं, शेष फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।